हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर रायपुर से है। रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 23 ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई। ये बड़ी खबर है। कुछ ट्रेनें 1 महीने के लिए रद्द रहेंगी। SECR ने ये आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। वो भी ये निर्णय तब लिया गया जब सबसे ज्यादा यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आमतौर पर इसमें बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं गर्मियों की, उस लिहाज से लोग अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। तो ऐसे वक्त पर 1 महीने ट्रेन के लिए रद्द करना कितना अहम फैसला रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। और सीधे हमारे संवाददाता तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तहसीन, बड़ा सवाल यही है कि गर्मियों की छुट्टी के मौके पर 1 महीने 23 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया। निश्चित तौर पे जिस तरीके से कि ये बड़ा फैसला जो SECR जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ये लिया है, इसमें ये बात सामने आई है कि रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पे 23 ट्रेनें इसमें रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनें जो हैं 1 महीने कैंसिल रहेंगी और कुछ जो ट्रेनें हैं 1-1 हफ्ते ट्रेन कैंसिल की गई हैं। इसमें अगर बात करें तो जिन्होंने क्योंकि अमूमन जो है जो समर वेकेशन होते हैं उसमें लोग जो है अपनी प्लानिंग करते हैं और टिकट एडवांस में करवा के रखते हैं और बाहर जाने के लिए, उनके लिए काफी निराशाजनक ये खबर यहाँ पे आई है कि जो SECR जो है उसने जो ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पे करीब 23 जो ट्रेनें हैं, अगर उनमें ट्रेनों की अगर बात करें तो 18-237 जो कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस है वो उसको भी कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा जो सबसे पुरानी जो ट्रेन है, राज्य बनने से पहले की भी जो ट्रेन है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है उसको भी कैंसिल यहाँ पे किया गया। इसके अलावा जो है भगत की कोठी जो है ट्रेन जो है उसको भी कैंसिल किया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ा फैसला और काफी निराशाजनक ये फैसला लोगों के लिए, यात्रियों के लिए, उन यात्रियों के लिए जिन्होंने एडवांस में टिकट करवाए हुए हैं और जिनको बाहर जाना है। हम इस समय रायपुर रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोगों को जब ये खबर सुनी है तो काफी यहाँ पे निराश हुए हैं और कईयों को इस बात की चिंता हो गई क्योंकि जिनके जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो बाहर जा रहे हैं तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी ये चिंता हो गई है कि ये वापस कैसे आएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर जो यहाँ पे निकल के आई है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये जो SECR का एक फैसला ये आया है कि 23 जो ट्रेनें हैं यहाँ पे कैंसिल की गई हैं ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पे, कितनी दिक्कतें आएंगी? दिक्कत तो काफी है सर इससे। जब तक ये पूरी तरह चालू होनी चाहिए ट्रेन, पब्लिक को परेशान कर रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पे कुछ और यात्रियों से बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? मुझे तो गोंदिया जाना चाहिए जी। तो ये जो अभी फैसला आया है SECR का, जिसमें ये कहा गया है कि 23 ट्रेनें ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पे रद्द कर दी गई हैं, कुछ 1 हफ्ता, कुछ 1-1 महीना। तो कितनी दिक्कत मानते हैं? अभी तक तो जी मुझे जानकारी नहीं है, तो आपसे ही पता चल रहा है मुझे। लेकिन ओवरऑल दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएंगी लोगों को, क्योंकि पहले ही ट्रेनें रस चल रही हैं। इस टाइम शादियों का सीजन है जी, इस टाइम वैसे गाड़ियाँ फुल चल रही हैं और ये जो 23 ट्रेनें एकदम से कैंसिल करी हैं तो लोगों को में अफरा-तफरी मच जाएगी पूरी। स्वामी जी, यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि अचानक से इतना बड़ा फैसला बिना किसी पूर्व सूचना के यात्रियों के, तो निश्चित तौर पे ये काफी निराशाजनक और काफी चौंकाने वाला ये फैसला, खासतौर से बोल सकते हैं कि SECR का जो बोल सकते हैं कि ये फैसला जो आया है इससे काफी दिक्कतें आने वाली हैं यात्रियों को और उन यात्रियों को जो कि जिन्होंने एडवांस में टिकट करवाए हैं, जो समर वेकेशन के लिए अपने बच्चों के साथ, परिजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ घूमने जाने वाले लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहेंगे कि खुद मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात को चिंता जताई थी और इस बात कही थी और इस बात को रेलवे प्रशासन को भी उन्होंने, रेल मंत्रालय को भी उन्होंने एक पत्र इसमें
लिखा था तो कि नाराजगी इसमें जताई थी कि ये जो मेंटेनेंस वगैरह जो कार्य है, जो ट्रेनें अचानक से रद्द कर दी जाती हैं, उसमें काफी आपत्ति उन्होंने यहाँ पे जताई थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अचानक से ये जो SCCR की जो बिना पूर्व सूचना के जो यात्रियों को जो सूचना नहीं दी गई, उसके बाद ये जो ट्रेनें कल से जो 24 तारीख से जो ट्रेनें जो रद्द हैं, कुछ ट्रेनों को 1 महीने के लिए किया गया है और कुछ को 1 हफ्ते के लिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें इसमें कोई दो राय नहीं है। तहसीन ये यात्रियों को बहुत मुसीबत में डालेगा। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और ग्राउंड से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस अभी से एक्शन मोड में आ गई है। इसी क्रम में आज PL पुनिया ने एक मैराथन बैठक की। कांग्रेस पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा कर मिशन 2023 की रणनीति बनाई। पुनिया ने महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSY, सेवा दल के साथ मंथन किया। कांग्रेस के चिकित्सा और व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ भी एक मीटिंग हुई। शाम को कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें CM भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक के बाद CM भूपेश बघेल बोले कि मिशन 2023 की तैयारी पर चर्चा हुई है। वहीं PCC चीफ मरकाम ने कहा है कि सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है, कुछ खामियां हैं जिसे चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी पुनिया ने कहा कि अब हर महीने समन्वय समिति की एक बैठक होगी। इन बैठकों के दौरान सप्तगिरी, उल्का, चंदन यादव और PCC के चीफ मोहन मरकाम मौजूद रहे। समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुआ और इसमें 2023 के चुनाव के रणनीति के बारे में चर्चा हुई। सरकार के पास सभी 90 विधानसभा के रिपोर्ट आ गए हैं, विधायकों का भी परफॉर्मेंस आ गए। उसके आधार पर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए कहा जाएगा। उसमें जितने भी, मैं भी विधायक हूं, तो अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हम लोग, हमारे पास 1.5 साल समय है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ने अलग अलग मोर्चा, संगठन और प्रकोष्ठ की बैठक ली। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शुरू हुई बैठक में संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के अलावा सभी के प्रदेश अध्यक्षों से 121 चर्चा भी की गई। दिन भर की मैराथन बैठक रखी गई है, एजेंडा क्या है? मतलब जिस मकसद के लिए ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, विभाग और प्रकोष्ठ बनाए गए हैं वो पूरा भी होना चाहिए। वो नीचे तक उनका संगठन होना चाहिए, कुछ न कुछ करते हुए नजर आना चाहिए। मिशन 2023 के तहत भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि 1.5 साल का समय और इलेक्शंस के लिए समय थोड़ा कम रहता है। 1.5 साल यदि तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि बड़ा चुनाव रहेगा। हाँ, अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2023 में है और 1.5 साल लगभग बचा है। जो सक्रियता लाने की आवश्यकता है उससे चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा और एक ओवरऑल कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। जो अलाइड संगठन थे या दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे उत्साह से काम किया है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है उनमें से भी कुछ चेहरे निकल कर आ सकते हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए? क्यों नहीं, ऐसे ही तो आते हैं, इसी तरह से आते हैं। जो जैसे मैंने कहा कि जो सक्रियता के साथ में लगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, कार्यकर्ताओं से भी जुड़े रहते हैं, ऊपर जो बड़े नेतागण हैं उनसे भी मिलते रहते हैं, कार्यक्रमों में विशेष रूप से बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है, ऐसे लोगों को पिकअप किया जाता है। और इसमें कोई उनके स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी का अपने स्वार्थ के लिए कि अच्छा जो नौजवान सक्रिय रहने वाले नेता लोगों को चयन करके और उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये थे AICC के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया जी, जो बता रहे हैं कि मिशन 2023 में जो चुनाव होने हैं अगले साल विधानसभा के, उसमें यदि इन नीचे के ऑर्गेनाइजेशंस में कोई बेहतर काम कर रहे हैं तो उनको पार्टी के लिए कैसे ऊपर उठाकर लाना है, और ताकि आगे जाकर पार्टी के लिए रणनीति बनाकर उन चेहरों को भी फोकस किया जा सके। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मई के पहले हफ्ते छत्तीसगढ़ दौरे पर अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान वे राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर उन्होंने ये कहा है कि इस दौरान उन्हें शहर और ग्रामीण इलाकों में जाने का मौका मिलेगा। हर वर्ग के लोगों से मुलाकात होगी। दौरे में पूरे छत्तीसगढ़ को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस दौरान लोगों से जो भी सुझाव मिलेंगे उनका तत्काल परीक्षण करेंगे, लागू करने की कोशिश की जाएगी। दौरे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। मैं तो पूरे 90 विधानसभा में जाने वाला हूं, चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों। और ये दौरा केवल गांव भर के नहीं होगा, शहरों का भी होगा। शहरों में भी जहाँ नगर पालिका है, नगर पंचायतें, वहां भी हम लोग जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहां के किसानों से, वहां के नौजवानों से, महिलाओं से, आदिवासियों से, व्यापारियों से, सबसे मुलाकात होगी। बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर आकांक्षी जिलों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिव मंदिर को तोड़ा गया। राजस्थान में गुट की जगह बैड गवर्नमेंट है। वहां की कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। वहीं छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के खिलाफ बयान को लेकर उन्होंने कवासी लकमा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट में अजीबोगरीब मंत्री रखे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की है। बैड गवर्नेंस की और तेजी से बढ़ गई है। अशोक गहलोत की सरकार 2 खेमों में बटी हुई सरकार है, इसलिए बैड गवर्नेंस ज्यादा हो रहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बलात्कार के केसेस में राजस्थान 1 नंबर का हो गया है। तो मंत्री ऐसे छोड़ रखे हैं मुख्यमंत्री जी ने जो अल जुलूल बोलते रहते हैं। नर्मदापुरम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा शिक्षा समिति के 75 साल और एनईएस शिक्षा महाविद्यालय के 50 साल पूरे होने पर नए भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने नर्मदा शिक्षा समिति के संस्थापक स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा के जीवन पर आधारित स्मारिका और पुस्तिका का विमोचन किया। मन से माफिया के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बदमाशों के खिलाफ एमपी सरकार का बुलडोजर चलता रहेगा। कार्यक्रम में खनिज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा भी मौजूद रहे। सहयोग करने वाली है हमारी सरकार। हमारा बुलडोजर तो चलेगा, अपराधियों पे छोड़ेंगे नहीं। हम तो कसम खा के बैठे हैं भाई। लेकिन सज्जनों के लिए, समाज सेवियों के लिए, अच्छा काम करने वालों को सहयोग करने वाली है हमारी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयभान सिंह पवैया ने धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाने पर बड़ा बयान दिया। पवैया ने कहा कि भारत अब बदल रहा है। हिजाब और ट्रिपल तलाक जैसी जिद अब नहीं चल सकती। उनसे बात की है हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। देश भर में लाउड स्पीकर पर एक जंग छिड़ी हुई है। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। ऐसे में पूर्व बजरंग दल के संयोजक हैं और महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं जयभान सिंह पवैया जी। सर, क्या कहना है आपके, क्या राय है इस मामले को लेकर, क्या होना चाहिए? देखिए, इस देश में सबको समान अधिकार होने चाहिए। संविधान तो ये कहता है, लेकिन विशेष अधिकार किसी को नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस के लंबे कालखंड में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो विष वृक्ष लगाए गए, उनमें से ये भी एक मुद्दा है। मैं अपने पूजा स्थल पर लाउड स्पीकर लगा के लोगों को कहूं कि आपको जागना पड़ेगा मेरी आवाजें सुनकर, तो हम किसी का सुकून नहीं छीन सकते। ये अधिकार हमको नहीं दिया है। और इसलिए मैं इस मत का हूं कि भारत बदल रहा है। हिजाब और ट्रिपल तलाक जैसी जिद मजहब के नाम पर नहीं की जानी चाहिए। कानून की चौखट पर जाकर मुंह की खानी पड़ी है ऐसे लोगों को। तो समानता का व्यवहार होना चाहिए। और मैंने खास तौर पर यह कहा कि हर चीज को कानून के डंडे पर क्यों छोड़ा जा रहा है, इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए मुस्लिम समाज को। आप देख सकते हैं जयभान सिंह पवैया जी हैं और साफ कहना है उनको कि मुस्लिमों को भी आगे आना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए, तभी कहीं न कहीं सब चीजें बैलेंस हो पाएंगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
मध्य प्रदेश पुलिस ने डी रेडिकलाइजेशन काउंटर रणनीतियों पर एक दिनी कार्यशाला का आयोजन किया। भोपाल के श्यामला हिल्स के एकीकृत सुरक्षा परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने मैदानी अफसरों के लिए रेडिकलाइजेशन की अवधारणा को समझाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कट्टरपन से प्रभावित और उग्र होने वाले युवाओं की पहचान के लिए संस्थागत तंत्र बनाने के लिए भी कहा है। साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के विचार से बनाए गए भौतिक और वर्चुअल प्रेरक स्थानों की निगरानी कैसे की जाए, इस पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि जब तक मैदानी अधिकारी समाज के साथ तालमेल विकसित नहीं करेंगे, लोगों और पुलिस के बीच विश्वास की भावना पैदा नहीं होगी। इस दौरान प्रदेश के पूर्व डीजीपी और सीबीआई के निदेशक रहे ऋषि कुमार शुक्ला के साथ एडीजी जेल महाराष्ट्र, एंटी नक्सल आईजी साजिद फरीद शापू और दिल्ली आईबी की डेप्यूटी डायरेक्टर पुष्पांजलि समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अब देख लेते हैं बिग न्यूज। महाराष्ट्र में मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अब मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नवनीत राणा के साथ उनके पति को भी गिरफ्तार किया गया। कल दोनों की बांद्रा कोर्ट में पेशी है। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन लाई। हिरासत के लिए जाने के दौरान नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घर से जबरन उठा लिया। इसे लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में राजनीति लगातार जारी है। मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है। फडणवीस ने ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र में हो रही घटनाएं व्यथित करने वाली है। बीजेपी के पोल खोल रथ पर हमला किया गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1094 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से 2 मरीजों की जान गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर बढ़कर 4.82% हो गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के आवास पर रंगोली बिहू कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनका वहां अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम ने ढोलक के साथ शहनाई बजाई। और अब रात 10 बजे की खबरें देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी नहीं करने वाले डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले गए डॉक्टरों की लिस्ट में 72 लोगों का नाम है जो साल 2010 से नौकरी से गायब थे, यानी 22 साल से वो नौकरी पर थे ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुछ डॉक्टर्स ने दूसरी शासकीय सेवा ज्वाइन कर ली थी, जबकि कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद ये जिलों में स्वास्थ्य अधिकारियों का पद नहीं छोड़ रहे थे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब इन पदों पर दूसरों को मौका दिया जाएगा। सबसे ज्यादा बिलासपुर से 10 डॉक्टर्स को निकाला गया है। इसके बाद राजनांदगांव, बालोदा से 7 डॉक्टरों से इस्तीफा लिया गया है। रायपुर में लगभग 2,35,000 राशन कार्डधारी हैं, जिन्हें राशन देने के लिए 137 दुकानें ही हैं, यानी एक दुकान पर 1500 से 2000 कार्ड हैं। ऐसे में राशन लेने के लिए एक एक परिवार को 2 से 4 घंटे तो कभी 2-3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए 1 साल पहले खाद्य विभाग ने 140 नई दुकानों के लिए आवेदन मंगवाया, जिसके बाद 364 आवेदन आए, लेकिन अभी तक उनकी स्क्रूटनिंग नहीं की जा सकी है। इतना ही नहीं, अब तक फिर से आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। एक राशन दुकान का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता विनय वर्मा ने। छत्तीसगढ़ में हर एक राशन दुकान में करीबन 1000 कार्ड लिस्टेड हैं, वहीं से इनका सामान दिया जाता है। रायपुर में 137 दुकानें हैं जहां से लोगों को राशन लेना होता है। संख्या ज़्यादा बड़ी है, इस कारण से लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है।
अब इसमें कमी आए, लोगों को सहूलियत से राशन मिल सके, इसके लिए सरकार ने एक प्रक्रिया शुरू की है, खाद्य विभाग ने एक प्रक्रिया शुरू की है। उसके तहत 140 नई दुकानों को आवंटित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है बीते 8 महीनों से पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस SDM के ऊपर में इसका प्रभार है, जिसको जांच करके जो फाइल है, आवेदन है, उनका जांच करके जिनको नामित करना है, वे उनकी बैठक नहीं हो पा रही है। इसके कारण से लगातार परेशानी हो रही है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दबाव है, और ऐसे में जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से राशन कार्ड जो आवेदन है उसके लिए मंगाए जा रहे हैं। आपके यहाँ कितनी जो राशन कार्ड हैं, कितने अभी तक दे चुके हैं राशन? 1000 से ज़्यादा। अब तो ऑनलाइन भी हो गया, तो और संख्या बढ़ने की उम्मीद है। हाँ। कितना लगभग बढ़ जाएगा? 1000 ऑनलाइन में, 1000 और शायद बढ़ सकता है। 2000 के पास में ये बता रहे हैं कि इनके पास में राशन कार्ड धारी लोग आ सकते हैं, और ऐसे में लगातार जो विवाद की स्थिति बनी रहती है। शासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि जल्दी से जो 8 महीने की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी से पूरा करें, ताकि उस योजना का लाभ, नए जो फार्म है उसका लाभ लोगों को मिल सके, जल्दी से जल्दी आसानी से राशन उनके घर तक पहुंच सके। इसके साथ साथ में जो लोग आवेदन किए हैं उनका भी ये आरोप है कि शासन की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से, कि जो किस तरह से अंदर से गड़बड़ी की जा रही है, और जो चाहते हैं वो उनके लिए आवेदन मंगाने की और उन्हें राशन कार्ड जो दुकानें हैं देने की प्रक्रिया की जा रही है। इन सब चीज़ों पे लगाम लगेगी। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी सदविना वर्मा, IBC 24 रायपुर। सरगुजा में कोतवाली पुलिस ने चोरी का कबाड़ खरीदने के आरोप में कबाड़ी समेत 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। पकड़ा गया कबाड़ कारोबारी सक्रिय कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद है। दरअसल कुछ दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र से एक निर्माणाधीन मकान से लोहे की एंगल की चोरी की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच कोतवाली पुलिस कर रही थी। पुलिस को सूचना मिलने पर फारूक कबाड़ी के घर पर दबिश दी तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि यहां पुलिस ने 20 लाख से ज्यादा कीमत का कई टन कबाड़ जब्त किया। पुलिस को यहां न सिर्फ चोरी का कबाड़ मिला बल्कि रेलवे के सामान भी मिले। ऐसे में पुलिस ने कबाड़ को जब्त किया और कबाड़ी को कबाड़ के लीगल दस्तावेज दिखाने का नोटिस दिया गया, मगर कबाड़ी दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके आधार पर पुलिस ने कबाड़ जब्त करने के साथ ही बड़े कबाड़ कारोबारी फारूक के साथ 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। वो दोनों आरोपियों को हमको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई, और उन आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने उस लोहे के टावर को बिलासपुर चौक में रहने वाले एक छोटे कबाड़ी शैलेंद्र नारायण नाम है उनका, उनको बेचा है। लगभग 20 लाख का कबाड़ का सामान मिला, जिसमें रेलवे के भी कुछ सामान थे उसमें। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ।